वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग साइंस की जो 1000 सीरीज चला रहे हैं उनके एक नेक्स्ट क्लास की बात कर लें। आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 239 तक देख लिए हैं और 240 से आगे देखेंगे। ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें साइंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं और अपनी रिविज़न को और भी मजबूत करते हैं। तो आइए क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल में समान लवणता के घोल में होते हैं, यानी कि जल में समान लवण के घोल में होते हैं तो क्या होते हैं? सोडियम एवं क्लोरीन के प्राकृतिक परमाणु, सोडियम के ऋणात्मक आयन एवं क्लोरीन के धनात्मक आयन, सोडियम के धनात्मक एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन और या सोडियम क्लोराइड के अणु। पूछा जा रहा है समान लवण के घोल में क्या होते हैं। तो ये हो जाएगा आपको सी नंबर ऑप्शन। क्या है इसमें? देखिए, सोडियम के धनात्मक क्या होता है? जब भी आप लोग देखे होंगे तो Na+ हो जाता है। ये क्या हो जाता है? देखिए, Na+ हो जाता है, Cl- हो जाता है लवण वाली घोल में। तो सोडियम क्या हो गया? पॉजिटिव, यानी सोडियम धनात्मक, और क्लोरीन क्या हो गया? क्लोरीन ऋणात्मक आयन। तो ये क्या हो गया? ये जल के लवण में हो गए। आगे का क्वेश्चन है 241 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं HCl HC3COOH से अधिक शक्तिशाली अम्ल है। यानी कि पूछा जा रहा है कि HCl HC3 और COOH से अधिक शक्तिशाली अम्ल कौन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है इससे H अणु की संख्या कम होती है, यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाते हैं, या इसमें क्लोरीन होती है, या इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। तो 241 नंबर का हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाता है? यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये H+ आयन करने हेतु क्या हो जाते हैं? संपूर्ण आयनित हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन है जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है। यानी कि पूछा जा रहा है जस्ता जो है ऐसा कौन सा मिश्र धातु है जिसमें ये जस्ता नहीं है। तो ऑप्शन में दिया गया पीतल, कांसा, रांगा या जर्मन सिल्वर। तो आप लोग इसे टिक कीजिएगा। तो देखिए ये हो जाता है क्या? कांसा। कांसा में क्या होता है? जस्ता नहीं होता है। बाकी सब में पीतल में होता है, रांगा में होता है, जर्मन में होता है, बट कांसा में जस्ता नहीं होता है। आगे है शुष्क वर्ग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शुष्क वर्ग। शुष्क वर्ग क्या होता है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। शुष्क वर्ग की बात करें तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। आगे है आर्द्र हवा में लोहे के मोर्चा में शामिल है। जो भी आर्द्र यानी गर्म हवा होती है उसके मोर्चे में शामिल होती है, मोर्चे में शामिल है। तो कौन सा आर्द्र हवा के मोर्चे में शामिल है? तो ये है लोहे का जलायोजन, लोहे का इलेक्ट्रॉन की ना हानि और ना ही लाभ, लोहे का इलेक्ट्रॉन का लाभ या लोहे के इलेक्ट्रॉन की हानि। तो आप लोग आंसर कीजिएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। डी में ऑप्शन में क्या है? लोहे द्वारा इलेक्ट्रॉन की हानि। आर्द्र हवा में लोहे के मोर्चा में शामिल होता है क्या? लोहे द्वारा इलेक्ट्रॉन की हानि। आगे क्वेश्चन है एक धातु जिसे लोहे के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वो है। मान लीजिए कोई धातु है जिसे लोहे के साथ मिलाकर हम लोग स्टेनलेस स्टील मिलाते हैं, तो वह कौन सा धातु है? निकेल, क्रोमियम, जिंक या एल्युमिनियम। आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील में किसका किसका मिश्रण होता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। क्या किया जाता है? स्टील में क्रोमियम मिलाया जाता है। ठीक। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अलोह धातु है? अलोह धातु है मतलब लोहा नहीं होता है, मतलब अलोह मतलब लोहे के अलावे होते हैं। तो अलोह धातु की बात कर लें तो एल्युमिनियम, आयरन, निकेल या कोबाल्ट। तो आप लोग अलोह धातु की बात कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि जो चुंबकीय मतलब जो चुंबकित हो जाते हैं वो लोह होते हैं, जो चुंबकित नहीं होते अलोह धातु। तो देखिए कोबाल्ट, निकेल और आयरन चुंबक से आकर्षित हो जाएंगे, लेकिन एल्युमिनियम चुंबक में नहीं
सटते हैं, तो ये अलोह धातु हो जाएंगे। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया की बात करें तो क्या होता है ये आप लोगों को पता अच्छी तरह से पता होगा। बात कर लेते हैं। देखिए कौन सा इसमें पूछा गया, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। रासायनिक मतलब नहीं है, तो मतलब ये पूछा जा रहा है कि भौतिक अभिक्रिया आपको ढूंढना है। तो देखिए दूध से दही बनना, दूध से दही बनना कैसी क्रिया है। दूध एक बार दही बन गया तो वो फिर से दूध नहीं बनता है, तो जो चेंज ना हो वो क्या होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। आगे है काष्ठ का जलना, एक बार जो जल गया फिर वो काष्ठ नहीं बन सकता, ये भी रासायनिक। जल में लवण का घुलना और लोहे के मोर्चा, देखिए लोहे का मोर्चा लगेगा तो फिर हम उसको फिर अति नहीं कर सकते हैं, मोर्चा से लोहा नहीं बना सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है जल में लवण का घुलना, मान लीजिए जल में लवण घुमाएंगे, घुला दिए तो हम उसे वापसी करके लवण हम फिर से निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। ये क्या है, एक भौतिक प्रक्रिया है। भौतिक प्रक्रिया में क्या होता है, तो जो आप जिस ट्रांसफ़र होता है, जैसे पानी से अगर वाष्प बन रहा है तो वाष्प से हम लोग पानी बना सकते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिससे हम फिर से वो बना सकते हैं, तो वो हो जाएगी क्या, भौतिक अभिक्रिया। और रासायनिक एक बार जो बन गया फिर से हम दोबारा जो पहले वाली वस्तु उसे नहीं बना पाते हैं। आगे है विकासशील उन्नत फसलों में संस्करण उपयोगी है। क्या पूछा रहा है, विकासशील उन्नत फसलों में संस्करण उपयोगी है, क्या हो जाएगा इसका। तो आप लोग ऑप्शन इसमें देखिए, नए एवं बेहतरीन जीनों को उत्पन्न करने में, अवांछनीय जीनों को उत्पन्न करने में, जीनों का अनुकूल सम्मिश्रण उत्पन्न करने में, या हो जाएगा अनुकूल जीनों को बढ़ावा देने तथा अनुकूल निराकरण करने में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको 248 का, देखिए क्या हो जाएगा इसका, जीनों के अनुकूलन सम्मिश्र उत्पादन करने में। क्या हो जाएगा, विकासशील उन्नत फसलों के संस्करण उपयोगी किसमें होते हैं, तो जीनों का अनुकूलन सम्मिश्रण उत्पन्न करने में। आगे का क्वेश्चन है 249 यानी 249 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित फसलों में से किसमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण सक्रियता होती है। तो कौन से ऐसे पदार्थ हैं, मतलब पौधे हैं जिसमें जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया अधिक होती है और या तेज़ी होती है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए क्या है, कपास है, गन्ना है, धान है, गेहूँ। तो ये हो जाता है गन्ना में। गन्ना में क्या हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सक्रियता होती है, अधिक होती है सक्रियता। आगे है मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, हमारे शरीर में दो ग्रंथियाँ होती है, एक अंतःस्रावी एक बाह्यस्रावी। देखिए अंतःस्रावी की बात कर लें तो प्यूटरी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, लेकिन ये छोटी हैं। आगे हैं अब 2 ग्रंथियाँ जो थायराइड ग्रंथियाँ हैं, ये भी क्या है अंतःस्रावी। अधिवृक्क जो एड्रिनल है ये भी अंतर ग्रंथि है और थाइमस भी अंतर ग्रंथि। प्यूटरी तो कट गया, अब बाकी आप लोगों को 3 में से चूज करना है। तो देखिए ये जो थायराइड हो जाता है ये क्या होता है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाती है। क्या है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब वही एड्रिनल की बात कर लें, ये तो अंतःस्रावी है लेकिन बड़ी नहीं है। ठीक, आगे बात कर लें रेडियम प्राप्त होता है। तो रेडियम किससे प्राप्त होता है, रेडियम अयस्क है किसका, पिच ब्लेंड। रेडियम प्राप्त होता है किससे, तो ऑप्शन देख लिए, गैलिना से, हेमेटाइट से, बॉक्साइट से या पिच ब्लेंड से। तो देखिए रेडियम प्राप्त करते हैं हम किससे, पिच ब्लेंड से। किससे प्राप्त करते हैं, पिच ब्लेंड से। वही हेमेटाइट से क्या करते हैं, लोहा को। बॉक्साइट से एल्युमिनियम से। गैलिना से पीबी हो जाता है लेड, गैलिना से प्राप्त किया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। सर्वाधिक अस्थायी तत्व की बात कर रहा है, तो अस्थायी क्या होता है वो बात कर लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, रेडियम या सीसा। तो अस्थायी तत्व कौन सा हो जाएगा, 253 का ये अस्थायी तत्व क्या हो जाता है, सीसा। लेड क्या है, सबसे ज़्यादा अस्थायी तत्व है। और नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, रेडियम क्या है, एक धातु है। आगे है जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है। तो बताइए जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है तो क्या करती है, तीव्र अम्ल, तीव्र क्षार,
दुर्बल क्षार या दुर्बल क्षार या दुर्बल अम्ल, यानी कौन सा ऐसा जल में घुलने के बाद CO2 उत्पन्न करेगी। तो CO उत्पन्न कौन सी करता है, तो ऑप्शन आप लोग देखिए, ये हो जाएगा क्या, देखिए अब जब भी होगा CO2 अम्ल ही उत्पन्न करेगा, और अम्ल कैसा होगा, तो दुर्बल अम्ल रहेगा, तो वो क्या करेगा, CO2 उत्पन्न करेगा, दुर्बल अम्ल CO2 उत्पन्न करेगा जल में घुल के। आगे है सिरका का व्यापारिक नाम। तो सिरका का व्यापारिक नाम क्या हो जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड, या सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड। बात कर ले फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये चींटियों में पाया जाता है, ये याद रखिएगा, फॉर्मिक अम्ल चींटियों में। वही टार्टरिक अम्ल की बात कर ले तो ये किस में, तो इमली में पाया जाता है। आगे है क्रायोजेनिक्स, एक विज्ञान है जो संबंधित है। तो क्रायोजेनिक्स क्या है, एक विज्ञान है जो किससे संबंधित है, क्रायोजेनिक की बात कर लें तो उच्च तापमान से, निम्न तापमान से, परमाणु ऊर्जा से या आणविक विज्ञान से। क्रायोजेनिक्स का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, परमाणु में करते हैं, मतलब परमाणु ऊर्जा में यूज किया जाता है। क्रायोजेनिक एक विज्ञान है जो संबंधित किससे है, तो ये है निम्न टेम्परेचर से, निम्न तापमान से संबंधित है। क्रायोजेनिक मतलब किससे संबंधित है, तो निम्न तापमान से संबंधित है। क्रायोजेनिक का एक हो जाता है जो हवाई यान जो उड़ती है उसमें कौन सी थर्ड लॉ लगते हैं, लेकिन उसमें क्रायोजेनिक का भी यूज किया जाता है। आगे है प्रकाश का तरंगीय सिद्धांत। प्रकाश का तरंगी सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया। तो जो भी प्रकाश का तरंग सिद्धांत है किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, हाइगेंस ने दिया था, प्लांक ने दिया था या फैराडे ने। तो देखिए प्रकाश का तरंग का सिद्धांत किसने दिया था, हाइगेंस ने दिया था। पूछा जाए क्या मतलब तरंग सिद्धांत की बात कर ले तो हाइगेंस ने दिया था। वहीं न्यूटन क्या किया था, गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। प्लांक ने नियतांक दिया था, प्लांक ने। और फैराडे ने क्या, विद्युत जो होते हैं फैराडे का नियम दिया था, विद्युत फैराडे ने। आगे है जब किसी पिंड पर कोई अस्थिर बल, कोई पिंड है और क्वेश्चन बोला जा रहा है, देखिए जब किसी पिंड पर कोई अस्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान चाल से चलेगा। तो क्या वो क्या मतलब डैश से चलेगा, गति से चलेगा, त्वरण से चलेगा या वेग से चलेगा या समवेग से चलेगा। तो मान लीजिए कोई पिंड कोई अस्थिर है और एक अस्थिर बल का प्रयोग किया जाता है, तो वो किस चाल से चलेगा, मतलब कैसे चलेगा। तो ये हो सकता है एक समान त्वरण से चलता है। ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, आप चाल मत लगा दीजिएगा, ये क्या होगा, एक समान त्वरण से चलता है। आगे है प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है। तो मान लीजिए कोई प्रकाश है और कौन सी ऐसी माध्यम है जिससे होकर वो न्यूनतम गुजरेगी, जैसे वायु में, जल में, कांच में या निर्वात में। तो पूछा जा रहा है किस में न्यूनतम होगा। तो न्यूनतम होने का मतलब क्या है कि जिसका माध्यम का घनत्व ज़्यादा होगा उसमें न्यूनतम रहेगा। तो देखिए कांच से होकर ये सबसे न्यूनतम गुजरेगा, किस में, कांच में। वायु में अधिक रहेगा, निर्वात और वायु में तो अधिक होना है, जल और कांच इसमें ऑप्शन में कन्फ्यूजन था, तो कांच याद रखिए, कांच में अधिक गुजरता है। आगे जब 0 डिग्री C से 10 डिग्री तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, काफ़ी बार ये पूछा जाता है, कंसेप्ट के बेस है ये। तो क्या पूछा जा रहा है, 0 से 10 डिग्री तक जल को गर्म करने पर जल का आयतन क्या होता है, आयतन पूछा जा रहा है। एक फिगर से आप लोग समझ लीजिएगा। मान लीजिए एक ये क्या है, ये जल है 4 डिग्री C पर मान लीजिए। तो देखिए क्या हो जाता है, 4 डिग्री C पर एक आयतन क्या होता है, आयतन और घनत्व जो है अधिकतम होता है। 4 डिग्री के बाद क्या होता है, जैसे ही गर्म करते हैं तो आयतन बढ़ता है लेकिन घनत्व घटती है। तो इस तरह कंसेप्ट याद कर लीजिएगा इसमें। और इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो आइए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। बात कर रहे हैं आयतन की बात कर रहा है, तो ऑप्शन में है बढ़ता है, घटता है, पहले कमता है बाद में बढ़ता है, पहले बढ़ता है और बाद में घटता है। चौथा ऑप्शन क्या है, तो पहले बढ़ता है और बाद में घटता है। तो इसमें देखिए 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाएंगे,
क्योंकि इसमें 2 क्रिया हो रहा है, क्योंकि 4 डिग्री सी पे जा रहा है और फिर उससे आगे भी जा रहा है। तो एक तो होगा ये तो वो बढ़ेगा और घटेगा, या तो घटेगा या बढ़ेगा। तो अब 2 ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं कौन सा ये हो जाएगा। देखिए ये हो जाता है क्या, जब भी हम टेम्परेचर करते हैं तो वो पहले जैसे टेम्परेचर देंगे वो पहले बढ़ने लगता है, पहले बढ़ेगा 4 डिग्री पर जाके अधिकतम होगा मैक्सिमम, और उसके बाद क्या होगा, आयतन घटने लगेगा। आयतन क्यों घटेगा, जैसे मान लीजिए कोई भी द्रव है, उसमें अगर हम हीट दे रहे हैं तो वो सबसे पहले क्या होगा, फैलता है, और उसके बाद वो वाष्प बन के जैसे जैसे उड़ने लगेगा तो आयतन घट जाएगा। तो इस अनुसार याद रखिएगा 4 पे अधिकतम होगा और उसके बाद वो आयतन घटने लगेगा। आगे देख लेते हैं। किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ना। मान लीजिए कोई क्या है, दीपक है और उससे तेल ऊपर की ओर चढ़ रहा है, तो यह किस कारण से होता है, तो इसमें देखिए कैसिक कारण के ये कारण हो जाता है। ये डायरेक्ट याद रख लीजिएगा कि ऊपर चढ़ना किसके कारण हो जाता है, ये कैसिक क्रिया के कारण होता है। आगे है, मोटर कार में पथ दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, कोई भी गाड़ी होती है और पीछे के दृश्य को देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। किसका करते हैं, तो उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है हर परिस्थिति में। आगे है, त्वरित चालक निर्मित करता है। कोई भी त्वरित चालक है निर्मित करता है, वो क्या करता है, तांबा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इसे याद रखना पड़ेगा, आप कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। त्वरित चालक निर्मित करता है, कौन करता है, त्वरित चालक, तो तांबा करता है। आगे है, पदार्थ का लघुत्तम अंश है। तो पदार्थ का लघुत्तम अंश की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और क्वार्क। तो पदार्थ का लघुत्तम अंश हो जाता है क्या, तो ये हो जाएगा आपको क्वार्क। लघुत्तम अंश की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये डी, क्वार्क। डायरेक्ट आप इसे याद रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक पारिस्थितिक ईंधन है। पारिस्थितिक ईंधन की बात कर लें तो कौन सा है, कोयला, हाइड्रोजन, पेट्रोल या डीजल। बात कर रहा है कितने 264 नंबर क्वेश्चन में पारिस्थितिक ईंधन की बात कर रहा है, तो सबसे सर्वाधिक पारिस्थितिक ईंधन क्या है, हाइड्रोजन है। आगे है EEG, EEG हो जाता है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा आप लोग। EEG का प्रयोग कर डैश व्याधि के निदान के लिए होता है। तो EEG का प्रयोग करके हम लोग किसका निदान करते हैं, या EEG का उपयोग क्यों किया जाता है, तो देखिए EEG का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, हृदय में, यकृत, फुफ्फुस या मस्तिष्क। EEG का यूज होता है कहाँ, मस्तिष्क में। ECG का बात होता है तो वो हृदय में, ECG का होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाता है, जिसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो हृदय में करते हैं। लेकिन यहाँ EEG पूछा जा रहा है तो इसको हम मस्तिष्क में करते हैं, इसे याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था, इसमें आप कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। एक है मैडम क्यूरी और हेनरी बैकरल, आप में 2 ही कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि इसमें पियरे और क्यूरी ये कोई नहीं है, तो मैडम क्यूरी। देखिए रेडियम की खोज बोले तो मैडम क्यूरी ने, लेकिन रेडियो सक्रियता के बोले तो किसने किया था, हेनरी बैकरल ने। किसका खोज किया था, तो ये हेनरी बैकरल किसका किया था, रेडियो सक्रियता की बात कर लें तो कौन, हेनरी बैकरल हो जाएंगे। आगे है, वैद्युत इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है। मान लीजिए कोई भी आयरन होती है, वैद्युत इस्त्री होती है, उसमें अभ्रक का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो क्या होता है, अभ्रक होता है ताप का सुचालक होता है, लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। तो हम इसलिए यूज करते हैं कि वो क्या है, ताप का सुचालक होता है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है, ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे है, किसी धातु के पृष्ठ के प्रति सेकेंड, कोई भी धातु है उसके पृष्ठ से प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटोन इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश
किस गुण पर निर्भर करती है। तो यह कौन से ऐसा गुण होते हैं जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उत्सर्जित होते हैं प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आपतित प्रकाश के किस गुण के कारण। तो देखिए प्रकाश में क्या होते हैं, तरंगदैर्घ्य होती है, तीव्रता, आवृत्ति या उपयुक्त सभी। 268 नंबर क्वेश्चन में हो जाता है, देखिए ये क्यों होता है, क्या गुण होते हैं, ये तीव्रता के कारण होता है। प्रकाश के तीव्रता के कारण क्या होता है, उसमें उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश के गुण पर निर्भर करती है। आगे प्रकाश के ध्रुवण से प्रकाश के किस गुण को पुष्टि होती है, यानी कि प्रकाश में जो होता है ये भी पूछा जाता है ध्रुवण पूछे तो प्रकाश में ध्रुवण होता है, लेकिन ये पूछा जा रहा है किस गुण की पुष्टि होती है, यानी कि ध्रुवण तो होती है प्रकाश में, ये तो कंफर्म हो गए, लेकिन इसमें क्या पुष्टि करता है कि जो ये ध्रुवण होती है। तो 269 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन है प्रकाश तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है, क्वांटम प्रकृति की होती है या कणीय प्रकृति की होती है। देखिए तो प्रकाश जो भी है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ये कैसे होती है, तो ये अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। अब भाई ध्वनि तरंगी की बात कर लें तो वो अनुदैर्घ्य होती है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो इस दोनों में याद रखिएगा, इसलिए ये क्या होता है, ध्रुवण की प्रकृति होती है। कौन सा ग्रह सूर्य का 88 दिनों में एक चक्कर लगाता है। तो देखिए सूर्य के चक्कर लगाने में 88 दिन ऐसे कौन से ग्रह हैं जो लगाते हैं, बुध, मंगल, शुक्र या बृहस्पति। तो देखिए सबसे जल्दी कौन सा ग्रह ऐसा है जो सबसे जल्दी लगा लेता है चक्कर, तो ये है बुध, जो 88 दिनों में ही लगाता है। ठीक, तो इससे याद रखिए ये सबसे सूर्य का नज़दीक ग्रह है, सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह बुध है और ये 88 दिनों में अपना एक सर्कल पूरा कर लेती है। आगे है 271 क्वेश्चन देखेंगे, मार्स गैस को किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेवरेट एग्जामिनर का क्वेश्चन है ये, और ये काफ़ी बार पूछा गया है और रिपीटेड रहता है क्वेश्चन। तो ये हो जाता है मीथेन, इसे आप याद ही कर लीजिएगा, मार्स गैस मीथेन। आगे है बेलाडोना नामक औषधि, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेलाडोना, ठीक, इसे याद रख लीजिएगा। बेलाडोना नामक औषधि पेट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस अंग से प्राप्त होती है। पूछ लिया जाता है बेलाडोना जो है किससे प्राप्त होता है, तो बेलाडोना पौधों से प्राप्त होता है, ये भी याद रखिएगा, पौधों से। कभी पूछ लिया जाएगा कि जानवर से या इंसान से या कुछ भी, तो इस तरह याद रखिएगा बेलाडोना पौधों से प्राप्त होती है। और ये पूछा जा रहा है कि किस भाग से, तो यह भी याद रखिएगा, फूल, तना, पत्तियां या फल। तो बेलाडोना की बात कर लें तो ये पत्तियों से प्राप्त होता है, किससे, बेलाडोना के पौधों के पत्तियों से प्राप्त होता है। आगे है जीन क्या है, तो जीन की बात कर लें आगे, एक प्रकार का क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है या केंद्र के मध्य का भाग है या आनुवंशिक गुणों का वाहक है, या इनमें से कोई नहीं। तो जीन को आप लोग जानते होंगे, ये क्या होते हैं, आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। क्या होता है ये आनुवंशिक गुण का वाहन जो हम लोग में करता है वो जीन ही करता है। आगे है क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, लेवेयर। 274 क्वेश्चन हो जाएगा, लेवेयर, मैकुलाल या बाल्डेयर या फंग। तो बात कर लें क्रोमोसोम को सबसे पहले शब्द का किसने दिया था, तो वाल्डेयर ने दिया था। वाल्डेयर क्या दिया था, क्रोमोसोम शब्द का सर्वप्रथम दिया था। आगे है लैंगर-हैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है। लैंगर-हैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है, तो ये अग्नाशय में पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, अग्नाशय में बीटा कोशिका होती है जिससे लैंगर-हैंस की द्वीपिका होती है, वहीं से हम लोग क्या होते हैं, इंसुलिन का स्रावन होता है। तो ये याद रखिएगा, लैंगर-हैंस की द्वीपिका अग्नाशय में स्थित होती है। आगे है रिकेट्स नामक रोग। रिकेट्स क्या होता है, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। रिकेट्स का किसकी कमी से कारण होता है, तो देखिए विटामिन डी के कारण हड्डी का कमज़ोर होना ही रिकेट्स कहलाता है। क्या हो जाएगा, ये हो रहा है 276 नंबर क्वेश्चन। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। विटामिन ए की कमी से बात करें तो ये रतनदोधी हो जाता है, और प्रोटीन की कमी से स्क्वाइसर हो जाता है, और आयरन की कमी से ये देख लीजिएगा। आगे देखते हैं बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है। बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है,
तो बेरी जो रोग होता है B2 यानी कि राइबोफ्लोविन, B2 का नाम क्या हो जाता है, तो राइबोफ्लोविन के कमी के कारण क्या होता है, बेरी नामक रोग होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थायमिन हो जाएगा। बेरी किसके कारण होता है, राइबोफ्लोविन से नहीं, थायमिन से होता है। विटामिन बी का नाम क्या होता है, थायमिन। विटामिन ए का राइबोफ्लोविन होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे है, किस वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण, किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है। तो देखिए किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पूछ रहा है तो किसके कारण होगा, जड़त्व होगा त्वरण, वेग, द्रव्यमान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपसे पूछा जा रहा है किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है, तो ये हो जाता है किसमें, जड़त्व। 278 क्वेश्चन देख लेंगे। जड़त्व पूछा जा रहा है तो जड़त्व हो जाएगा किसके, द्रव्यमान के कारण। ये क्या हो जाएगा, ये द्रव्यमान के कारण हो जाएगा। किसके कारण होता है, तो द्रव्यमान के कारण हो जाता है। आगे, निम्नलिखित में से ऑयल ऑफ पिंटर ग्रीन किसे कहते हैं, तो ऑयल ऑफ पिंटर ग्रीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ये टिक कर लीजिएगा, पूछ लिया जाएगा। तो ऑयल ऑफ पिंटर ग्रीन पूछे तो मिथाइल आइसोलेट, मिथाइल सेलिसेट या मेथिल एसिडेट या एथिल एसिटेट। तो आप ऑप्शन चूज कीजिएगा। 279 का हो जाएगा, ये होता है ऑयल ऑफ पिंटर ग्रीन की बात कर लें तो मिथाइल सेलिसिटेट को हम लोग बोलते हैं। आगे हैं, क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। क्लोरोफिल में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आयरन की बात कर लें तो हमारी ब्लड में, खून में कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। और आयरन की कमी से क्या होता है, तो खून की कमी होना, ये आयरन की कमी होती है। आगे है, प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा किया जाता है। तो प्रोटीन संश्लेषण पूछा जा रहा है, बोला जाए प्रोटीन का संश्लेषण जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग जानते भी होंगे, लाइसोसोम, राइबोसोम, क्रोमोसोम या डीएनए। तो डीएनए तो प्रोटीन का नहीं करता है। बात कर लें राइबोसोम की और लाइसोसोम, इसमें दो आप कन्फ्यूजन कीजिएगा, ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाली है, थोड़ी सी देख लीजिए। 281 का हो जाएगा। देखिए प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है, लेकिन लाइसोसोम की बात करें तो प्रोटीन का फैक्ट्री, प्रोटीन का आत्महत्या की थैली किसे बोला जाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, लेकिन राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण। तो ये दोनों याद रखिएगा। आगे हो क्वेश्चन देखें, तने का कार्य क्या है। पौधे के जो तने होते हैं उनका कार्य क्या होता है, तो तने का कार्य होता है संवहन करना, संग्रहण करना या शाखा एवं पत्तियों का उत्पन्न करना या उपयुक्त सभी। तो देखिए कोई भी पौधे में तने का बहुत सारे कार्य होते हैं और मुख्य कार्य क्या होता है, तो संवहन करना, संग्रहण करना, शाखा एवं पत्तियों का उत्पन्न करना। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे, तने के कार्य हैं। आगे हैं, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दबाव खोलने से कमरे का टेम्परेचर पर क्या प्रभाव होगा। मान लीजिए कोई रेफ्रिजरेटर है और जैसे फ्रिज है, दरवाज़ा खोलने पर उसके दरवाज़ा अगर खोल देंगे फ्रिज के तो कमरे का टेम्परेचर क्या होगा, तो ताप बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी बार ऐसे ही रिपीट क्वेश्चन होते हैं, तो याद रखिए क्या होता है, कमरे का ताप बढ़ जाएगा। किसी विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है, तो मतलब कौन से ऐसे विटामिन है जिसका नाम टेकोफेरल की बात कर लें तो ये क्या हो जाते हैं, विटामिन ई को टेकोफेरल कहते हैं। वहीं बात कर ले विटामिन डी को कैल्सीफेरोल, अस्कॉर्बिक एसिड विटामिन ए की, और राइबोफ्लोविन विटामिन ए, ये सारे हो गए। और विटामिन ई टेकोफेरल हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला रंग कौन सा है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो होते हैं कौन से रंग होते हैं जो अधिक काम आते हैं। तो देखिए जब भी प्रकाश संश्लेषण होगा उसमें हरे प्रकाश क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। तो जो अवशोषित होंगे मतलब क्या, अवशोषित हो रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं, ये अवशोषित हो जा रहे हैं तो ये तो कोई काम नहीं करेंगे। बाकी नीले
और बैगनी की बात रहे तो ये तो बहुत कम करते हैं। और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन डालेगा? लाल ही। तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक मात्रा में काम आने वाला रंग कौन सा होता है? रेड कलर का होता है। समझ गए? और हमारे जो भी प्रकाश होते हैं श्वेत प्रकाश में, तो 7 रंगों का क्या होता है? मिश्रण होता है। तो ये भी याद रखिएगा। और क्या करता है? ये हरा प्रकाश वो अवशोषित कर लेता है हरे रंग से, तो ये भी याद रखिएगा आप। जापान में प्रचुर मात्रा में शैवाल खाया जाता है, तो आप लोग जानते भी होंगे शैवाल का यूज हम लोग खाने में भी किया करते हैं। तो जापान में ये काफ़ी मात्रा में होती है। तो ऐसा कौन सा मतलब क्या मिलता है उस शैवाल में जो वो लोग खाते हैं? उसमें कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन या प्रोटीन। तो वो जो जापान में प्रचुर मात्रा में जो शैवाल खाते हैं उसमें ऐसी क्या से कौन सी पदार्थ होती है? तो देखिए वो कार्बोहाइड्रेट बहुत ही अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं? खाने में उसका यूज करते हैं। आगे है वह किरण जो न्यूट्रॉन को टूटने से बनती है। क्या बोल रहा है? कि न्यूट्रॉन को टूटने से बनती है और जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन के टूटने से क्या क्या? अल्फा, बीटा और गामा तीनों निकलते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये सारे क्या होते हैं? कोई भी न्यूट्रॉन को टूटने से अल्फा, बीटा, गामा और ये एक्स रे निकलते हैं। लेकिन पूछा जा रहा है जो प्रकाश के वेग के बराबर हो। एक कंडीशन क्या है इसमें? प्रकाश के वेग के बराबर भी हो। तो देखिए ये बीटा किरणें क्या होते हैं? न्यूट्रॉन के टूटने से निकलते हैं और ये क्या? प्रकाश के वेग के बराबर होते हैं। आगे है आर्किमिडीज नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था? तो आर्किमिडीज जो है ये वैज्ञानिक है एक, और ये कौन सा अपना नियम दिया था? तो बात कर लें गति का नियम। गति का नियम कितने दिया था? न्यूटन ने। तो ये तो गलत हो जाएंगे। आगे है जल का उत्प्लावन का नियम, ध्वनि के चाल का सिद्धांत या जल के प्रवाह का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज क्या दिया था? उत्प्लावन बल का नियम दिया था, ये याद रखिएगा। ध्वनि के चाल से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये न्यूटन से संबंधित है। आगे है क्या है? ये उत्प्लावन आर्किमिडीज ने दिया था। आगे है जंपिंग जीन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जंपिंग जीन, इसे टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो वैज्ञानिक का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। बारबरा मैक्टिन टॉक, जोसेफ युकाबा एंडरसन या जॉन राइट। जॉन राइट की बात कर लें तो देखिए क्या हो जाएगा? 289 क्वेश्चन की बात कर लें तो इसका हो जाता है जंपिंग जीन का प्रतिपादन बारबरा मैक्टिनाटांक। तो इस तरह कुछ डिफ़िकल्ट नाम है, इसे याद कर लीजिएगा। बारबरा से याद रखिएगा। बाबर आजम क्या होते हैं? जंप करते हैं क्रिकेट में। तो जंपिंग जीन किसने दिया था? बाबर ने दिया था, बारबरा मैक्टिनटॉक ने दिया था। आगे हम मानव रक्त होता है। तो मानव रक्त कैसा होता है? हमारे बॉडी में जो है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आप लोग ये कमेंट करके बताइए। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। तो अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, इनमें से ये कट गए क्योंकि आप लोग जानते हैं मानव रक्त का जो होता है या तो अम्लीय होगा या क्षारीय। ठीक, तो बात कर लें, ये हो जाता है क्या? हल्का क्षारीय हो जाता है। 7.4 इसका हो जाता है पीएच मान, ये भी याद रखिएगा मानव रक्त का। आगे है जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। तो कौन सा ऐसा जीव है जो किसमें जीव और निर्जीव यानी जीवन जिसके पास है और जो मरे हुए उन दोनों के बीच की कड़ी है? तो देखिए ये बैक्टीरिया नहीं होते हैं, प्रोटोजोआ नहीं, और ये नहीं, ये क्या है? वायरस। वायरस क्या होते हैं? ये निर्जीव में भी मतलब निर्जीव भी रहते हैं और जीवित भी रहते हैं। अगर इसे बहुत दिनों तक अगर हम शीशी में बंद करके भी रख लें तो ये जिंदा रहते हैं। जैसे ये किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो जीवित हो जाते हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है वायरस को क्या है? ये जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो देखिए केंद्रक पूछा जा रहा है, केंद्रक की खोज पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन की बात कर लें इसमें, तो इसमें हो जाता है लुवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, और आगे है या रॉबर्ट ब्राउन या बान बोल। तो हम क्वेश्चन नंबर बात कर लें 292 की। तो इसमें हो जाता है केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इसे याद कर लीजिएगा। रॉबर्ट ब्राउन क्या किया था? केंद्रक की खोज की थी। आगे है
डायस्टेज एंजाइम, डायस्टेज एंजाइम जो होते हैं किसका पाचन करता है? डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? इन्वर्टेज होते हैं। डायस्टेज का बात कर रहा है तो ये स्टार्च का करता है या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए ये तो कुछ ना कुछ पाचन करते हैं। उपयोगी में से ये जो है ये ऑप्शन तो छट जाएंगे। अब 3 ऑप्शन पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक। ये हो जाता है। देखिए डायस्टेज क्या करता है? ये स्टार्च का पाचन करता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं करता है। डायस्टेज एंजाइम की बात करें तो स्टार्च का पाचन करता है। यहाँ से आप इससे लिंक कर सकते हैं स्टेज स्टार्च, स्टेज डायस्टेज डायस्टार्च, इस तरह याद रखिएगा। पोलैंड सीमेंट का मुख्य घटक काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। पोलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या क्या होता है? तो देखिए इसमें एल्यूमिना हो जाता है, सिलिका हो जाता है। 2 कंपोनेंट तो होते हैं, सभी ऑप्शन में से आप लोग ढूंढ लेना है इसे। तो देखिए इसमें हो जाता है एल्यूमिना हो जाता है, सिलिका हो जाता है और चूना हो जाता है। ये ऑप्शन इसमें हो जाएंगे, बाकी ऑप्शन इसमें नहीं आएंगे। आगे हैं त्रिआयाम 3D में लेयर बीमा की सहायता, जो 3D होते हैं उसमें लेज़र बीमा की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं? जो भी 3D होते हैं उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये हो जाते हैं होलोग्राफी। होलोग्राफी आप लोग देखे होंगे तो किसी भी फिगर पे वो 3D होते हैं और इसे आप लोग कन्वर्ट करेंगे तो अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगे 3D पेंटिंग की तरह, या चलते हुए कोई फिगर दिखाएंगे तो वो होलोग्राफी हो जाती है। आगे है दूध का पीएच मान। तो दूध कैसा होता है आप लोग को पता होना चाहिए। दूध क्या होता है? उसका पीएच नाम पूछा है। और इसे पीएच का वैल्यू कहाँ से होता है ये इम्पोर्टेंट है। 0 से 14 तक पीएच वैल्यू होता है, ये भी याद रखिएगा कि 0 से 14 तक। और 7 तक ये क्या होता है? 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय, और 7 जो जिसका पीएच मान होगा तो वो उदासीन हो जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं 296 के दूध की। तो दूध का आपको क्या हो जाता है? हल्का अम्लीय होता है। हल्का अम्लीय मतलब क्या? 7 के पास आसपास, यानी कि ये जो होगा कहाँ होगा? तो 7 के आसपास होगा। तो ये क्या हो जाता है? 6.4 हो जाता है। ब्लड की बात करें 7.4 होता है। तो ये दोनों याद रखिएगा। आगे है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए जो भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन जो होते हैं तो कहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं? वायु से, जल से, सूर्य के प्रकाश से या कार्बन डाइऑक्साइड से। तो देखिए पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उसमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है? एक तो जल की, एक सूर्य के प्रकाश, और वायुमंडल से क्या? कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। ये 3 चीज़ लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। इस तरह क्या होता है? ऑक्सीजन बनता है। तो अब पूछा जा रहा है कि जो ऑक्सीजन और जो होते हैं O2, तो ये कहाँ से होते हैं? तो ये जल से प्राप्त होते हैं। H2O जल का फॉर्मूला होता है और यहाँ O से ये क्या होते हैं? ऑक्सीजन बनते हैं। तो ये याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन होते हैं वो जल से बनते हैं, वायु से आप लोग मत मारिएगा। आगे है पेलग्रा नामक रोग किसकी कमी से? देखिए ये पेलग्रा काफ़ी बार पूछा भी गया है, पेलग्रा रोग। तो ये किसकी कमी से होता है? और यह विटामिन के क्या है? सारे नाम दे दिए गए, थायमीन, मायोसिन, कैल्सीफेरॉल और नियासिन। तो 298 क्वेश्चन का हो जाएगा आपको नियासिन। क्या हो जाएगा? 298 का डी हो जाएगा नियासिन। ये देखिए पेलग्रा रोग की बात कर ले तो नियासिन की कमी से होता है। आगे है किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है? क्या बात कर लें? जनन क्षमता क्षीण की बात कर लें तो विटामिन सी से अस्कर्विक रोग होता है। विटामिन डी से कमी से कौन सा होगा? रिकेट्स हो जाएगा, हड्डी कमजोर। विटामिन के से ब्लड नहीं जमेगी। और विटामिन ई की कमी से क्या हो जाएगा? जनन क्षमता क्षीण हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा आप लोग। आगे है ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन की बात कर लें, ये क्या है और ये कहाँ से निकलती है? ट्रिप्सिन एक क्या है? एक हार्मोन है। ट्रिप्सिन एक ये क्या है? तो सॉरी ये हार्मोन नहीं है। ट्रिप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। और ये कहाँ? अग्नाशय ग्रंथि से निकलती है, ये भी याद रखिए ना। ये तो विटामिन नहीं है, लवण नहीं है, हार्मोन नहीं है। तो हार्मोन और एंजाइम में कन्फ्यूजन होगा, ये एंजाइम है ट्रिप्सिन, याद रखिएगा। आगे है प्यास का केंद्र कहाँ होता है?
आपको देखते होंगे टाइम टाइम पर कुछ देर पर आपको प्यास लगती है, तो वो मतलब किस कारण से लगती है, कौन से ऐसे ग्लैंड है जिसके कारण? हाइपोथैलेमस, लार ग्रंथि, यकृत या इलियम। इलियम से इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि किसका भाग है, तो ये बड़ी आंत का भाग हो जाता है। बड़ी आंत का भाग क्या है? इलियम है, ये भी याद रखिए। एक यकृत क्या है? सबसे बॉडी में सबसे बड़ा बड़ा अंतग्रह मतलब ग्लैंड है, ग्रंथि है। बात कर लें हाइपोथैलेमस और लार, तो 301 के नंबर क्वेश्चन का है क्या? जो भी हमें प्यास का केंद्र है वो हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारे टेम्परेचर को भी बना के रखता है, ये भी याद रखिएगा। आगे है मरस्मस नामक रोग शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मरस्मस नामक जो रोग होते हैं शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जो इससे प्रभावित होगा? तो मरस्मस से क्या? त्वचा, यकृत, मांसपेशियाँ या जबड़े। मरस्मस की बात कर लें तो इससे क्या होते हैं? हमारे मांसपेशियाँ क्या होंगे? मांसपेशियाँ इससे प्रभावित होती हैं। आगे है क्वाइसिक्योर, किसकी कमी से कारण होता है? क्वाइसिक्योर एक क्या है? बीमारी है, और ये किसकी कमी से कारण होता है? ये देखते हैं, लवण, वसा, ग्लूकोज या प्रोटीन। तो हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं, तो क्वाइसिक्योर क्या होता है? प्रोटीन की कमी के कारण हो जाता है। आगे है पोलियो, किसके द्वारा होता है? तो पोलियो का क्या है? ये वायरस से यानी विषाणु से होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ये वायरस से पोलियो होता है, जीवाणु, प्रोटोजोआ, अमीबा से नहीं होता है। तो देखिए हाँ, जितने भी क्वेश्चन थे इनके नीचे पीडीएफ में सारे के आंसर हैं, ये आपको प्रीपेड पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऑब्जेक्टिव जितने भी सीरीज़ है, आज हम लोग 304 क्वेश्चन तक का डिस्कशन कर लिए। आगे 700 क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरह से हो जाएगी। और आप लोग जो भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं जॉब की, तो लगातार इन सीरीज़ को देखिए। और इन साइंस से रिलेटेड और भी क्लास की प्लेलिस्ट प्रीवियस ईयर की रेलवे की पूछी हुई वो भी चल रही है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और कैसा क्लास लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो और क्या इसमें चेंज भी होनी चाहिए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।